सबसे पहले आपको ध्यान से बस सुनना है अब 10 मिनट, और इन 10 मिनट में आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन परमानेंट रट जाएगा अच्छे से। अब कैल्शियम का सच्चा प्यार था ट्रोपोनिन, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके माँ बाप कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो बहुत ज्यादा कैल्शियम बाहर चला गया, तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। ऐसा नहीं होता, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम हमेशा ही ज्यादा रहता गया। सीएनएस से जैसे ही मैसेज आना रुका तो मतलब अब कोई एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा, कोई एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा तो कोई एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो रहा, कोई एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आएगा। माई सेल्फ मनीष कौशिक, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। एंड आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, विच इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी को, इस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको एक्टिन मायोसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और पता होगा, या मेरे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा लोकोमोशन मूवमेंट के कि एक्टिन मायोसिन क्या होता है। जिसे भी एक्टिन मायोसिन के बारे में, सार्कोमेयर के बारे में, जेड लाइन के बारे में नहीं पता तो पहले लास्ट वीडियो लेक्चर देख लीजिए और उसे क्लियर कर लीजिए, जब ये और अच्छे से समझ आएगा। बाकी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूं और उसके बाद आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत क्लियर हो जाएगी, 1000% है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ऐसे जेड लाइंस होती हैं, दीज आर जेड लाइंस, और जेड लाइन से अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। क्या अटैच होते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स। ऐसे करके जेड लाइन से अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, और यहां पे सेंटर में होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। मींस दो जेड लाइन है, जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड है सार्कोमेयर, जेड लाइन से अटैच है एक्टिन फिलामेंट, सेंटर में है मायोसिन फिलामेंट। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बोलती है कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो एक्टिन फिलामेंट है ये मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड ओवर होता है। मींस एक्टिन फिलामेंट स्लोली स्लाइड्स ओवर दी मायोसिन फिलामेंट। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, ये पूरी मैकेनिज्म हर एक डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा आज आपको कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन गिवन ही है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी states that contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of thin filament, thin filaments बोले तो actin, over thick filaments बोले तो myosin। ओके, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होता है, क्यों होता है। सबसे पहले आपको ध्यान से बस सुनना है अब 10 मिनट, और इन 10 मिनट में आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन परमानेंट रट जाएगा अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होती हैं। वॉलेंट्री बोले तो आप अपने मन से उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीएनएस ने, ब्रेन से मैसेज जाता है मसल्स के पास। अब वो मैसेज किसके थ्रू जाएगा? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जाएंगे। मोटर न्यूरॉन जैसे ही मसल के पास मैसेज लेके गई, एंड द जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड मसल इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अब जैसे ही मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स के पास मैसेज लेके गई तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एंड दैट न्यूरोट्रांसमीटर इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज होने की वजह से मसल सेल्स पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। मसल सेल पे क्या जनरेट हुआ? एक्शन पोटेंशियल। वो एक्शन पोटेंशियल अब मसल सेल्स पे, पूरी मसल सेल पे फैल गया। अब वो एक्शन पोटेंशियल मसल सेल के अंदर पहुंचा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। मसल सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास वो एक्शन पोटेंशियल पहुंचा। जैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास एक्शन पोटेंशियल पहुंचा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम।
जैसे ही उनके पास एक्शन पोटेंशियल पहुंचा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हुआ। कैल्शियम रिलीज होता है बड़ी तेजी से। अब वो कैल्शियम पहुंचता है सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल्स। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्म में पहुंचा तो कैल्शियम का सच्चा प्यार होता है ट्रोपोनिन। कैल्शियम का सच्चा प्यार क्या होता है? ट्रोपोनिन। कैल्शियम ट्रोपोनिन से बाइंड करता है। अब कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन से बाइंड करता है तो कैल्शियम ट्रोपोनिन को लॉन्ग ड्राइव पे कहीं घुमाने ले जाता है, ऐसे आपको समझना है। ठीक है। अब ट्रोपोनिन ही तो था जिसने मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने से रोक रखा था, बिकॉज एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। उस मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क ऑन करके रखता है ट्रोपोनिन। अब कैल्शियम आया और ट्रोपोनिन को लेके चला गया। अब कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन को लेके गया, अब मायोसिन तो बाइंड हो सकता है ना इससे, एक्टिन से। तो मायोसिन एक्टिन से बाइंड होने के लिए रेडी हो गया क्योंकि ट्रोपोनिन नहीं है। ट्रोपोनिन ने ही मास्किंग कर रखी थी एक्टिव साइट की, बाइंडिंग साइट की। अब कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन को ले गया। तो जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन को ले गया तो मायोसिन एक्टिन से बाइंड करना शुरू करेगा। और मायोसिन जैसे ही एक्टिन से बाइंड करता है, इस बाइंडिंग को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज बना। मायोसिन के हेड पे एटीपी लगा होता है। वो एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, एनर्जी मिलेगी। उस एनर्जी को यूज करके मायोसिन जो है वो एक्टिन को पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। मायोसिन ऐसे, यहां पे था मायोसिन, मायोसिन एक्टिन से बाइंड हुआ और उसे पुल करेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब जैसे ही एक्टिन टुवर्ड्स द सेंटर पुल होगा तो यहाँ पे जो जेड लाइन है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर पुल होगी, और यहाँ पे जो जेड लाइन है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर पुल होगी। मतलब दोनों जेड लाइन सेंटर की तरफ आ रही है। लेकिन अब एक मायोसिन तो इतना ही पुल कर सकता है ना, और ज्यादा पुल करना है और ज्यादा मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। तो अब एक दूसरा एटीपी आता है, पुराने क्रॉस ब्रिज को तोड़ देता है। जैसे पुराना क्रॉस ब्रिज टूटा तो नया क्रॉस ब्रिज बना। नया क्रॉस ब्रिज जैसे ही बना तो जो नया एटीपी आया था वो दोबारा हाइड्रोलाइज होगा। उसके हाइड्रोलाइज होते ही एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही और पुलिंग होगी। फिर एक नया एटीपी आएगा, पुराने क्रॉस ब्रिज को तोड़ेगा, नया क्रॉस ब्रिज बनेगा, एनर्जी मिलेगी और पुलिंग होगी टुवर्ड्स द सेंटर। ऐसे ये पुलिंग चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक मसल फुली कॉन्ट्रैक्टेड ना हो जाए या फिर जब तक सीएनएस मैसेज देना बंद ना कर दे। तो जैसे ही सीएनएस ने मैसेज देना बंद कर दिया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी। इज इट ओके? टोटल थ्योरी बस इतनी है जो अभी मैंने बोला। इसके अलावा एक भी लाइन, एक भी वर्ड सीबीएसई नीट कहीं पे भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, 1000% गारंटी है। तो अब जो भी चीजें मैंने बोली हैं मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और रिटर्न में आपको दिखा रहा हूं फॉर योर नोट्स। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड मैंने बताई दी आपको। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले मसल कॉन्ट्रेक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंड बाय सीएनएस। सबसे पहले सिग्नल सीएनएस सेंड करता है, और सीएनएस सिग्नल जो सेंड करता है सिग्नल वो थ्रू मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर को मिला के मोटर यूनिट बोलते हैं। जैसे कि इसे समझो, ये है आपका, मान लेते हैं मोटर न्यूरॉन, और ये है आपका मसल फाइबर। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये क्या हो गया? एक मोटर यूनिट। और ये मोटर न्यूरॉन है, ये मसल है। तो इन दोनों का जंक्शन इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। तो junction between motor neuron and the muscle fiber muscle cell is called as neuromuscular junction or motor and plate. Is it okay? आगे बढ़ते हैं। मोटर न्यूरॉन रीचिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन रिलीजेस अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। जैसे ही वो वहां पे पहुंचा तो वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एसिटाइलकोलिन, विच जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल इन दी सार्कोलेमा। सार्कोलेमा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब वो एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? पूरे सेल में फैल जाएगा और कहां पहुंचेगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचेगा तो वहां से कैल्शियम रिलीज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, दिस एक्शन पोटेंशियल नाउ स्प्रेड्स थ्रू द मसल फाइबर and causes the release of calcium from sarcoplasmic reticulum into the sarcoplasm. कैल्शियम जो रिलीज हुआ वो पहुंच गया अब सार्कोप्लाज्म में। नेक्स्ट,
कैल्शियम नाउ बाइंड्स ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। कैल्शियम ट्रोपोनिन की 3 सब यूनिट्स होती हैं, उसमें से एक सब यूनिट टीसी से बाइंड कर जाता है। इतनी डिटेल एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, नीट में भी नहीं आएगी। स्टे फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो बाहर का पढ़ने से अच्छा एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो, सिलेक्शन जब होगा। ठीक है, तो calcium now binds this subunit of troponin on actin filament and thereby remove the masking of active sites for myosin, because troponin ही तो था जिसने एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर रखा था। एक्टिन पे जहां मायोसिन बाइंड करेगा उस साइट को छुपा रखा था ट्रोपोनिन ने, लेकिन अब क्या हुआ, कैल्शियम उससे बाइंड कर गया। Utilizing the energy from ATP hydrolysis, the myosin head now binds to the exposed active site। तो जो ATP था उसकी एनर्जी को यूज करते हुए क्रॉस ब्रिज बना, मींस मायोसिन एक्टिन से बाइंड हो गया, क्रॉस ब्रिज बना दिया एंड फॉर्म्स अ क्रॉस ब्रिज। नेक्स्ट, this pulls the attached actin filament towards the center of A band। अब इसने क्या किया, जो एक्टिन फिलामेंट्स थे उसे सेंटर की तरफ पुल करना शुरू किया। अब जब एक्टिन फिलामेंट्स पुल होंगे तो साथ साथ दोनों जेड लाइंस भी पुल होंगी। The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing shortening of the sarcomere। अब दोनों जब एक्टिन फिलामेंट और दोनों Z line पुल होंगे टुवर्ड द सेंटर, तो सार्कोमेयर मतलब दो Z line के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कम होगा ना, दैट इज shortening of the sarcomere and this is called as contraction। Okay, the myosin releasing the ADP and PI goes back to its relaxed state। अब नेक्स्ट स्टेप में एक नया एटीपी दोबारा बाइंड करेगा और पुराने क्रॉस ब्रिज को तोड़ेगा। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड, एक नया एटीपी आएगा, दोबारा हाइड्रोलाइज्ड होगा, दोबारा नया क्रॉस ब्रिज बनेगा, दोबारा पुलिंग होगी और ऐसा चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक सीएनएस मैसेज देना रोक ना दे, बंद ना कर दे। इज इट ओके? अब ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन समझने से पहले तो ओवरऑल आपको कहानी समझ आई। अब जब मसल कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो आपको पहले लास्ट वीडियो में मैं यहां से क्लियर कर देता हूं, मैंने आपको बताया था आई बैंड क्या होता है। आई बैंड इज दैट पार्ट जहां पे सिर्फ एक्टिन होता है, मायोसिन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये देखो, ये हम रेड को यूज कर रहे हैं। आई बैंड इज दैट पार्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है और ये सेंटर की लाइन इज कॉल्ड एज जेड लाइन। अब ये वाला देखो जहां पे मायोसिन है, दिस इज ए बैंड। ए बैंड इज दैट पार्ट जहां पे मायोसिन है, एक्टिन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन होता है, मायोसिन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ए बैंड में मायोसिन होता है, एक्टिन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज ए बैंड। अब मैंने आपको यह भी बताया था ए बैंड में ये वाला जो हिस्सा होता है जहां पे एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ओजोन। तो ये वाला भी, यहाँ पे भी एक्टिन मायोसिन दोनों है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओजोन। लेकिन मायोसिन सॉरी ए बैंड का वो पार्ट जहां पे सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज एच जोन। ये हमने पढ़ा था। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, दोनों जेड लाइन पास आई, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे देखो। दोनों जेड लाइन जब पास आएंगी तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये आई बैंड जो है, आई बैंड विल रिड्यूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ए बैंड रिमेन सेम बिकॉज ए बैंड पहले भी इतना था, अभी भी उतना ही है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट, ओजोन देखो, ओजोन अभी कितनी है और इस वाले डायग्राम में देखो ओजोन कितनी ज्यादा हो गई है, पूरा पूरा ओजोन नहीं ले लिया लगभग, मींस ओजोन इंक्रीजेस। बट एच जोन, यहां पे एच जोन थी, यहां पे तो एच जोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, दैट्स व्हाई एच जोन डिक्रीजेस। इज इट ओके? इसके अलावा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और जिसने ये वीडियो देख ली तो एनसीईआरटी की मैंने सारी लाइंस कवर कर ली हैं, प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपका जरूर फायदा होगा। लेकिन अब मैं एक और चीज समझाना चाहता हूं, मसल कॉन्ट्रैक्शन सभी समझाते हैं, लेकिन
मसल रिलैक्शन सब नहीं समझाते, मसल रिलैक्सेशन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रेक्शन हो गया, अब मसल रिलैक्स होगी, मतलब सब कुछ अब ये वाली चीज इसमें कन्वर्ट होगी, दोबारा से जेड लाइन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आएंगी। इसके लिए हम कुछ समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब हम मसल रिलैक्सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज मसल रिलैक्सेशन, सिंपल आप सुनिएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सीएनएस से मैसेज आना रुक गया। सीएनएस से जैसे ही मैसेज आना रुका तो मतलब अब कोई एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा, कोई एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं हो रहा तो कोई एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो रहा, कोई एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि अब कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आएगा। अब कैल्शियम का सच्चा प्यार था ट्रोपोनिन, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके माँ बाप, जैसे ही माँ बाप ने कैल्शियम को वापस बुलाया तो कैल्शियम अपने सच्चे प्यार को बाय बाय बोल के वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस आना शुरू करेगा। कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन को छोड़ेगा, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम माँ बाप ने वापस बुलाया, तो कैल्शियम वापस आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब कैल्शियम जैसे ही वापस आएगा तो ट्रोपोनिन फ्री हुआ, अब ट्रोपोनिन भी भूला भटका कहां जाएगा, वापस अपने घर। वो दोबारा से एक्टिन पे वहीं जाके लग जाएगा जहां था, मतलब वो एक्टिन में एग्जैक्टली वहीं लग गया जहां पे मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है। मींस ट्रोपोनिन ने दोबारा से मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क कर दिया, हाइड कर दिया। अब मायोसिन एक्टिन से बाइंड नहीं हो पा रहा, मतलब क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा। क्रॉस ब्रिज नहीं बनेगा तो जितना भी मायोसिन था, अब जो भी मायोसिन था क्रॉस ब्रिज बना नहीं पाएगा, तो सब कुछ दोनों जेड लाइन वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाने लग जाएंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, ये क्वेश्चन आप सोचोगे तो ही निकलेगा वरना नहीं निकलेगा। पॉइंट इज, भाई अभी तक हमने बोला था, इस फिगर को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकला था, बहुत सारा कैल्शियम बाहर निकल गया, लेकिन पॉइंट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इससे कितना ही कैल्शियम बाहर निकल जाए फिर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही कैल्शियम ज्यादा रहता है। अब जब कैल्शियम को वापस मसल रिलैक्सेशन के दौरान कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना होगा तो यहां पे होगा एक्टिव प्रोसेस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बच्चे सोचते हैं कि सर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो बहुत ज्यादा कैल्शियम बाहर चला गया, तो अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो गई, ऐसा नहीं होता। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम हमेशा ही ज्यादा रहता है। अब इसमें कैल्शियम ज्यादा है, यहाँ पे लिख देता हूं कैल्शियम ज्यादा, और बाहर कैल्शियम है कम। जब भी चीज लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाती है तो एटीपी खर्च करने पड़ते हैं, तो एटीपी खर्च करके कैल्शियम वापस जाएगा, और यहाँ पे जो एक्टिव प्रोसेस होता है तो यहाँ पे उसे के लिए नाम लिखते हैं हम कैल्शियम पंप, यहाँ पे कैल्शियम पंप यूज होता है। इज इट ओके? एंड दिस कंप्लीट्स योर mechanism of muscle contraction as well as muscle relaxation. आई होप ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के सारे डिसऑर्डर्स डिस्कस करूंगा। 10 मिनट की एक छोटी वीडियो होगी जिसमें सारे डिसऑर्डर पॉइंट टू पॉइंट यहीं याद करा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड अगेन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।